नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने भक्ति आंदोलन के कवि संत गुरु रविदास को याद किया, जिनके काम ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और उनकी शिक्षाओं को उनकी जयंती पर याद किया है। देशवासियों को इस दौरान बधाइयां दी। आपको बताते चले, इस अवसर पर मोदी ने संत रविदास की दृष्टि के अनुरूप एक न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के संकल्प को दोहराया है। संत रविदास के देश भर में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, खासकर दलितों के एक वर्ग के बीच। मोदी ने ट्वीट किया है, संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर हम उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उन्होंने कहा, संत रविदास के मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलों के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है और इस दौरान गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। अमित शाह ने लिखा है कि संत रविदास ने समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार के साथ ही हक दिलाए हैं। और इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा सभी को शुभकामनाएं दी हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शनिवार को आरोप लगाया कि असम सरकार आवश्यक नियम बनाए बिना ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाल विवाह पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सवाल उठाए हैं, जिन पर बाल अधिकारों की रक्षा का जिम्मा है। तो बताते चले कि असम सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। बाल विवाह पर लेकर जिस तरीके से असम सरकार कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस से लेकर AIUDF ने असम सरकार को घेरा है। इस दौरान पुलिस ने बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए ऐसे मामलों के खिलाफ दर्ज 4074 प्राथमिक के आधार पर अब तक 2258 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि अभियान 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। AIUDF के महासचिव अमीनुल इस्लाम ने दावा किया कि PCMA को लागू करने के नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए ही नहीं गए। उन्होंने प्रश्न किया है, 2006 का PCMA 2007 से प्रभाव में आया है। चूंकि ये केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए राज्यों को नियम बनाने होंगे। 2007 से 2014 तक राज्य कांग्रेस शासन के अधीन था और उसके बाद से बीजेपी के अधीन। सरकार ने नियम क्यों नहीं बनाए? दरअसल असम सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि जिन लोगों ने 14 साल की कम उम्र की लड़कियों से विवाह किया है, उन पर POCSO के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही जिन्होंने 14 से 18 साल के बीच की लड़कियों से शादी की है, उन पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सरकार के इस फैसले और कार्रवाई पर AIMDIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 6 साल से वहां बीजेपी की सरकार है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि अब वो जब इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं तो उन लड़कियों के बारे में क्या करेंगे जिनकी शादी कर दी गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि असम सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो बता दें कि इस दौरान असम सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बाल विवाह को लेकर सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया है। स्थानीय मीडिया ने उनकी जानकारी दी है। उनका इलाज संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिकी अस्पताल में चल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाइलोइडोसिस बीमारी से जूझ रहे थे परवेज मुशर्रफ का जो आखिरी वीडियो सामने आया है, उसमें देखा गया है कि वो चलने में असमर्थ थे। वे पूरी तरह व्हीलचेयर के भरोसे थे और खाना भी नहीं खा पा रहे थे। एमाइलॉइडोसिस की शिकायत के बाद मुशर्रफ को पिछले साल 10 जून को संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर में बदल गया। उन्हें पिछले साल जून में वेंटिलेटर पर रखा गया था। लंबे समय की बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया। इमरान खान सरकार में मंत्री रहे सभी नेताओं ने उन्हें याद किया है और श्रद्धांजलि दी।
अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीनी जासूस गुब्बारे को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने इसे मार गिराया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने समुद्र के ऊपर चीनी गुब्बारे को मार गिराया। अब इसके मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है। वायुसेना ने उत्तरी अमेरिका में संवेदनशील सैन्य स्थलों को पार करने के बाद कैरोलिना तट पर संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को गिरा दिया। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने पर चीन ने सख्त असंतोष जताया है। एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडरा रहे चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुब्बारे को मार गिराने की मंजूरी दी थी और सैन्य अधिकारियों ने इसका समर्थन किया। गुब्बारे को गिराए जाने की कार्रवाई के बाद बाइडेन ने कहा कि बुधवार को जब मुझे गुब्बारे के बारे में बताया गया तो मैंने पेंटागन को आदेश दिए कि इसे जल्दी से जल्द गिराया जाए। उन्होंने सफलतापूर्वक इसे गिरा दिया। मैं अपने सैनिकों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसे अंजाम दिया। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार कैरोलिनास के तट पर अमेरिकी सेना ने चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। गुब्बारे को पहली बार इस सप्ताह के शुरू में मोन्टाना के ऊपर आसमान में देखा गया था। गुब्बारे को गिराए जाने से पहले संघीय उड्डयन प्रशासन ने उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन, दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन और दक्षिण कैरोलिना में मर्टल बीच में हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया, यानी कि यहाँ की गतिविधि पूरी तरह से बंद कर दी गई। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुब्बारे को नीचे गिराने की चेतावनी दी थी क्योंकि मलबा जमीन पर लोगों और संपत्तियों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। अमेरिकी रक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देशों के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दक्षिण कैरोलिना के तट पर समुद्र के ऊपर चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराया। मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 232 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें से 138 ऐप्स सट्टे और 94 ऐप्स लोन से संबंधित है। गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तुरंत चीनी लिंक वाली इन ऐप्स को बैन कर दिया। इन ऐप्स से लोन लेना बेहद ही आसान था। जहां आमतौर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए कई तरीके के दस्तावेज जमा करने होते थे, वेरिफिकेशन करानी होती थी, तो वहीं इन ऐप से लेना चुटकी में बजाने जैसा था, लेकिन लोन के बदले भारी ब्याज वसूला जाता था। इसी तरह सट्टे से जुड़े ऐप्स के जाल में उलझकर कई युवाओं का जीवन बर्बाद हो जाता था। इसी के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मोदी सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 232 ऐप्स को बंद कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद अब सक्रिय हो गए हैं शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए। उन्होंने प्राचार्य और उप शिक्षा अधिकारी के 126 रिक्त पद पर फिर से बहाली करने की स्वीकृति प्रदान की है। ये पद 2 वर्ष से अधिक समय से रिक्त थे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित प्राचार्य व उप शिक्षा अधिकारी के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया है। ये पद भी पिछले 5 वर्ष से रिक्त पड़े थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने उनसे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने और इसकी बजाय ये बताने को कहा कि वो इतनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देरी हो रही है। तो आपको बताते चले कि एक बार फिर से सरकार और एलजी में तनाव देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इस दौरान एक बार फिर से एलजी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की बात कही है। आपको बताते चले कि उन्होंने प्राचार्य और उप शिक्षा अधिकारी के 126 रिक्त पद पर फिर से बहाली करने की स्वीकृति प्रदान की है। ये पद 2 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़े हुए थे। शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित प्राचार्य व उप शिक्षा अधिकारी के 244 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी स्थगित कर दिया गया है। ये पद भी पिछले 5 वर्ष से रिक्त पड़े हुए थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इनसे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति नहीं करने और इसके बजाय बताने को कहा है कि वो इतनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में देरी क्यों कर रहे हैं।
में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस दिल्ली वासियों को सुरक्षा के अलावा खेलकूद को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसा ही वाकया दिल्ली के अंबेडकर नगर स्टेडियम में देखने को मिला है, जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और रेसलर दीपक पूनिया की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने एक कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस के परिवार से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। दरअसल मिशन ओलंपिक के तहत उन प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अलग अलग खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए बच्चों द्वारा किए गए परेड की जमकर सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का एकमात्र सूत्र है अपनों से बड़े शिक्षकों और अभिभावकों की हर बात को ध्यान से सुने। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि व्यस्त और टेंशन भरे कामकाज के बीच खुद की और परिवार की देखभाल करना पुलिस कर्मियों के लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे में पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी न केवल उनके परिवार के लिए काम कर रही है बल्कि उनसे दूरी को खत्म करने का काम कर रही है। बहुत अच्छा करते हैं गेम्स में, पर गेम्स में भाग लेने से उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो कई क्षेत्रों में तो अब कैसे देखती है ओलंपिक में आज कबड्डी कई तरह के गेम? थैंक यू। PFWS श्रीमती ऋतु अरोड़ा, हमारे विशिष्ट अतिथिगण श्री सुरेश रैना जी, दीपक पूनिया जी, ONGC और IOC के वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ मेरे साथी स्पेशल सीपी श्री रणवीर कृष्णैया, श्री संजय कुमार, श्री कुमार गणेश, PFWS की कार्यकारिणी की सारी सदस्याएं। बच्चे उनकी खेल रहे, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जब दिल्ली पुलिस, आप देखते हो कितना उन्हें हेल्प किया है पेंडेमिक में, और हम लोग आराम से सो रहे थे, वो लोग पूरे रोड पे सब कुछ इतना हेल्प कर रहे थे लोग। मेरा बेटा खुद हुआ था 23 मार्च को, लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ था, तो दे वर वेरी हेल्पफुल। सारे जो डॉक्टर्स थे, जो उनका तालमेल था दोनों का। बट दिल्ली पुलिस आई थिंक हमेशा से एक तत्पर रही है लोगों के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके सारे जवान जो सब लोग करते हैं। संसद के दोनों सदनों में सभी विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की रणनीति बैठक कल सुबह 9:30 बजे संसद में आयोजित होगी। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बजट और अडानी के इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। तो आपको बताते चले कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से बजट पेश किया है उसको लेकर काफी नाराजगी है और इसी के चलते प्रदर्शन किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कल लगभग 9:30 बजे ये प्रदर्शन होगा। इस दौरान काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि विपक्ष बजट को लेकर काफ़ी नाराज़ है और इसी के चलते गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको बताते चले कि विपक्ष में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है। इस दौरान विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बजट सत्र में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। पहले विपक्ष ने बजट को गरीब विरोधी बताया, तो अब अडानी समूह को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच की मांग की जा रही है। संसद के दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। शनिवार को विपक्ष ने अरबपति गौतम अडानी की कंपनियों की जांच की मांग करते हुए खूब हंगामा किया था और सदन की कार्यवाही ठप कर दी थी। वहीं अब सोमवार के लिए भी विपक्ष ने प्लान तैयार कर लिया है। सोमवार सुबह 9:30 बजे सभी विपक्षी दलों के नेता फ्लोर मीटिंग करेंगे और सरकार को
को घेरने की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया था। विपक्षी दलों की मांग है कि अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस ने 6 फरवरी को देश भर में LIC और SBI के कार्यालयों के सामने धरना देने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर जनहितैषी बजट पर बहस से बचने के लिए संसद में हंगामे का आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी मुद्दे पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गोली मारो के लिए कुख्यात सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है। ये क्या मजाक है। उन्होंने दावा किया संसद में 2 दिनों से काम नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष को PM से संबंधित अडानी महाघोटाले पर JPC की मांग करने के लिए 1 मिनट का समय भी लेने नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि बजट का सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ और सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए सीतारमण ने कहा कि ये बजट समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा, निवेश, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो बजट सत्र में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार पर हावी विपक्ष नजर आ रहा है। इसी के चलते अब बजट के साथ साथ अडानी समूह की कंपनियों की जांच की मांग इस दौरान की जा रही है। इसी के चलते गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने की बात की जा रही है और साथ ही साथ गैस सिलेंडर में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसको लेकर भी विपक्ष एक्टिव नजर आ रहा है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत सम्मेलन में एक स्पीकर के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आमंत्रित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नाम विजन 2047 है। स्वतंत्रता के 100 वर्षों में भारत रखा गया है। इस सम्मेलन में वे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका और अपने अनुभव को साझा करेंगे। इसके साथ ही वे बदलते राजनीतिक परिदृश्य और अगले 25 साल में भारत के लक्ष्य पर भी अपने विचार इस दौरान साझा करेंगी। तो आपको बताते चले कि इस दौरान उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। दरअसल तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्यों को देखते हुए उन्हें भारतीय लोकतंत्र की नींव और अगले 25 वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं जैसे विषय पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि ये गर्व की बात है कि आयोग के काम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। रुको, तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को बुलाया गया है, तो वहीं आपको पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद की दुर्गा कॉलोनी इलाके में बदमाश पड़ोसियों ने दलित पड़ोसी शख्स को प्लास्टिक की पाइप से बुरी तरह पीटा। घटना 3 फरवरी की बताई जा रही है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि उनसे बचकर पुलिस चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की। सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन दोपहर के 3 बजे से उसे लेकर रात हो गई। डॉक्टर उसे इधर से उधर घुमाते रहे। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद उसकी देर रात MLR काटी गई। पीड़ित दलित शख्स अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। करके तो मेरे भाई को लोग 3 आदमी मिलके मार गए।
तो हमने कहा हम जाएंगे सर, हमको भी मारेंगे जब ऐसा मार रहे हैं सर। उससे आप भाई को छुड़ा नहीं पाए? थोड़ा का हम पब्लिक बहुत सर, इनके सब आदमी सब आउट उन्हीं की तरफ बोल रही, मेरे तब कोई बोलने वाला नहीं सर, हम क्या करेंगे अकेले। मैं रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उसके बाद लॉ मैरिटल होटल में एनडीए ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, बीजेपी विधायक सीपी सिंह, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, विधायक समरी लाल प्रत्याशी सुनीता चौधरी मौजूद रही। उन्होंने कहा ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने राज्य की वर्तमान स्थिति और जन भावनाओं को देखते हुए ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस उपचुनाव में राज्य सरकार के 3 वर्ष में की गई वादा खिलाफी, लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता राज्य सरकार को जवाब देगी। ये चुनाव सिर्फ रामगढ़ का नहीं बल्कि पूरी झारखंड का है। तो उपचुनाव को लेकर एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा सुनीता चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। संत रवि गुरुदास जयंती के अवसर पर रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने उन्हें पुष्प अर्पित किए हैं। साथ ही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 25 स्थित बूढ़पुर स्थित रोड से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पार्टी की नीतियों को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाया जाएगा। अभियान के तहत लोगों से संपर्क किया जाएगा। साथ ही बताया कि हरियाणा का बजट अभी आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट हरियाणा के लिए पूरी तरीके से निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है, जबकि रेवाड़ी में एम्स निर्माण को का जिक्र तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद रेवाड़ी में एम्स का निर्माण कराया जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, उसके अवसर के ऊपर हम लोगों ने आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करी है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों तक जाएं। जिस संकल्प के साथ राहुल जी ने यात्रा की शुरुआत की थी, भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस मैसेज को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमने उसकी शुरुआत आज की है। कल हम लोग यही कार्यक्रम काठमंडी में हमारा बाजार के अंदर होगा और इसी तरह से गांव और शहर के अंदर हम लोगों तक पहुंचकर उनके जो मैसेज है उसको पहुंचाएंगे। आप जानते हैं संत खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।